ओके, वेक्टर में लॉ ऑफ ट्रायंगल देख लीजिए आप लोग। लॉ ऑफ ट्रायंगल में आपके पास देखिए बच्चों होगा क्या, इसका डेफिनेशन यही है कि आपके पास में एक वेक्टर मान लीजिए ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपके सामने ये बना हुआ है, दो वेक्टर आपके सामने रहेंगे और तीसरा वेक्टर आपके सामने मान लो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। तो होता क्या लॉ ऑफ ट्रायंगल, किसी एक वेक्टर के मैंने आपको बता देते हैं फिर से एक बार कि मान लीजिए आपके पास में ये वेक्टर है, तो बच्चे इस पॉइंट को वेक्टर का क्या बोलते हैं हम लोग, हेड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, टेल बोलते हैं। उल्टा बता दिया, ऐसा नहीं है। ये बच्चे होता है टेल और बेटा ये होता है हेड। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल कहता है किसी भी दो वेक्टर मान लीजिए लिया आपने, वेक्टर ए लिया है, वेक्टर बी लिया है, तो बेटा वेक्टर ए का इसको क्या बोलेंगे, हेड, और वेक्टर बी का ये क्या होगा, टेल। बेटा वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल को आप ज्वाइन कर देते हैं तो एक रिजल्टेंट वेक्टर हमारा बनता है ये। ऐसा मान लो आप ज्वाइन कर देते हैं, मतलब वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल को ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर का क्या, टेल, ये टेल है फर्स्ट, और अच्छा सेकंड वेक्टर का हेड एक रिजल्टेंट वेक्टर को दिखा देता है, जो कि हमारे पास क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। ये आपके सामने क्या है, लॉ ऑफ ट्रायंगल है। क्लियर है, इसका हम लोग ट्रायंगल्स में यूज करते हैं। फिलहाल आप इसको पढ़ लीजिए। लॉ ऑफ ट्रायंगल यही होता है कि दो वेक्टर आप इस प्रकार लीजिए कि फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से आप ज्वाइन कर देंगे तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाता है। ठीक है, इसको सर मैं लिखवा नहीं था, आप इसको लिख भी सकते हैं। इफ वी ज्वाइन द हेड ऑफ वेक्टर ए, यहां मान लीजिए वेक्टर ए, एंड टेल ऑफ वेक्टर बी, देन the tail of vector A and the head of vector B shows the resultant vector that is वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये स्टेटमेंट है, कल आपको बताया गया था, इसको हिंदी में मैं एक बार डिटेक्ट कर देता हूं, आप सब समझ गए होंगे। यदि हम प्रथम सदिश के हेड को दूसरे सदिश के टेल के साथ मिला दें तो प्रथम सदिश का क्या, टेल, मतलब वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी के हेड एक परिणामी सदिश को दिखाता है। ये यह लॉ ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हमारा क्या आता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आता है। ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसको बच्चे हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए ध्यान से, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। तो बच्चे ये कहता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट यही है, बात समझिए कि आपके पास मान लीजिए कोई बच्चे एक पैरेललोग्राम हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ये आपके पास में एक पैरेललोग्राम मान लिया है। तो बच्चे पैरेललोग्राम में आपको पता होगा, मान लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AB DC के पैरेलल होगा और AD BC के पैरेलल होगा। लेकिन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये कहता है कि किसी भी दो नॉन पैरेलल साइड, किसी भी दो असमांतर भुजाओं को अगर हम वेक्टर ए से और वेक्टर बी से अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो बच्चे जो AC वेक्टर होगा और जो आपका BD डायगोनल है, ठीक है, तो यहाँ पे इसी भी बताया गया कि लेंथ ऑफ बनेगा डायगोनल, लेंथ ऑफ क्या, डायगोनल, वही डायगोनल जो बच्चे बनता है। या एक बात यहाँ की कर देते हैं, लेंथ ऑफ क्या, डायगोनल्स आर mod of A plus B vector and
मॉड ऑफ क्या, ए माइनस बी वेक्टर। तो ये आप याद रखे रहेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कोई एक पैरेललोग्राम है, उसके दो नॉन पैरेलल साइड को वेक्टर ए वेक्टर बी से आपको दिखाया जाएगा, तो आपसे कहेंगे कि उस पैरेललोग्राम के बताइए लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, उस पैरेललोग्राम में डायगोनल की लंबाई क्या होगी। तो क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को जोड़ देंगे और जोड़ करके ले लेंगे मैग्नीट्यूड, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इसमें आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसी वक्त आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसके बाद में जो अगला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझिए। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको बता दिया है। बच्चे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो सब बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे, वो बच्चों है कोलिनियर वेक्टर, इसको हम बोलते हैं क्या, संरेख सदिश, संरेख सदिश। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से बच्चे भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आपसे कहा जाए कि कोलिनियर वेक्टर होता क्या है, उसका रीजन यही है कि वेक्टर हैविंग सेम और पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। जैसे हमें मान चले कि वेक्टर के पास में अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, मैं यहाँ पर लिख देते हैं वेक्टर देखिए वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, वेक्टर हैविंग सेम और पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। सब बच्चे समझने दिमाग लगाइए, अभी आपको समझना है। हमने आपसे ये कहा कि लिखिए, हिंदी में लिख लीजिए, यदि सदिश के पास समान या समांतर रेखाएं हों, यदि सदिश के पास समान या समांतर रेखा क्रिया हो तो उसे संरेख सदिश कहते हैं, बच्चे हमने आपसे ये कहा कि वेक्टर हैविंग सेम और पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, मतलब आप बात समझिए। अगर इसको हम डायग्राम से आपको समझाएं, जैसे हमने ये कहा, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। कभी एग्जाम में नहीं आएगी लिखने को इसकी डेफिनेशन कि राइट डेफिनेशन ऑन कोलिनियर वेक्टर 5 नंबर, कभी थोड़ी ना एग्जाम में आता है, एग्जाम में कॉन्सेप्ट आते हैं, समझिए पहले। मान लो हमने एक वेक्टर हमने ये बना दिया, बच्चे मैंने अगला वेक्टर भी ऐसे ही बना दिया सेम, तो बच्चे इसको बोलते हैं ये वेक्टर के पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। मतलब जैसा हमारे पास में ये वेक्टर आप देख रहे हैं, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो हमारे पास में क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन हमारा है, सेम हमारे पास क्या लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। मतलब डॉट डॉट आगे पीछे आप यहाँ पे चाहे तो कर सकते हैं। वेक्टर हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जिस ओर वेक्टर ए जा रहा है उसी ओर बच्चे हमारे पास में वेक्टर बी भी जा रहा है, इसको बोलते हैं वेक्टर हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब रेखा की जो क्रियाएं हैं वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है। या तो ऐसा होगा, ये मैंने पहला फिगर बना दिया है, इसका बना दिया है वेक्टर हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। फिर बच्चों बना देंगे वेक्टर हैविंग पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास में दो लाइन्स है, दोनों कैसे हों, पैरेलल हों, इस टाइप से। तो अगला डायग्राम आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं कि वेक्टर के पास में लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो। मान लीजिए आपके पास में ये वेक्टर है और बच्चे के पास में ये वेक्टर है। ऐसे आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि दोनों डायरेक्शन एक भी हो सकता है, ये भी कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट भी हो सकता है। जैसे मान लो एक ऐसे हमने बना दिया कि मान लो ये इधर वेक्टर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये भी दोनों केस कुल मिला के हमारे पास
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका क्या है, बी वेक्टर है। ये दोनों केस हमारे कोलिनियर वेक्टर के कैटेगरी में हमारा आ जाएगा। इस बात का आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन क्या डायग्राम बेस्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके पास, ठीक है ना। चाहे वेक्टर के पास में लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तब भी बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर होगा, और चाहे बच्चे वेक्टर के पास में लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो, तब भी हम बोल सकते हैं कि वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे। साथ साथ इसको आप नोट भी करते रहिए अपने कॉपी में। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये सब इजी कॉन्सेप्ट है, आप साथ में नोट भी करते रहिए। बच्चे मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, ये बच्चे ये भी हमारा क्या होगा, इसमें भी अगर हम बात करते हैं, ये जो आपका बना फिगर, इसमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कैसे कोलिनियर। बच्चे इन दोनों डायग्राम में भी वेक्टर भी कैसे हैं, इसमें भी कोलिनियर है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए ये वेक्टर ए है बच्चों और ये वेक्टर आपके पास में बी वेक्टर है, तो आप बोल सकते हैं इन दिस डायग्राम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या बच्चों, आर नॉन कोलिनियर। इस केस में वेक्टर कैसे होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं असंरेख होंगे। ठीक है भाई, ये सब बच्चे ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा डायग्राम बन जाएगा तो वेक्टर ए वेक्टर बी क्या कैसे हो जाएंगे, असंरेख हो जाएंगे। कभी कभी एग्जामिनेशन में सवाल मतलब बनाएगा डायग्राम से, ये सवाल एग्जाम में सेट करके बना देते हैं। खासकर डायग्राम सब बहुत आसान होते हैं लेकिन समझने की क्वालिटी, मान लो एग्जाम में जे में सवाल एग्जाम में आ गए, जे मेंस में इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज नॉन कोलिनियर वेक्टर, या ऐसे बोल देंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज कोलिनियर वेक्टर, और पहला ऑप्शन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, और वहां देंगे स्टेटमेंट ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। तो क्या होगा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसी क्वेश्चन को बोल दिया जाएगा इन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, तो ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। मान लो ये ऑप्शन डी है तो आप इसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर वेक्टर है, क्योंकि इनका ना तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है और ना ही ये लाइन ऑफ एक्शन इनका ना तो पैरेलल ही है। आई थिंक इसमें मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है। बच्चे यहाँ से रूल आता है हमारे पास में, सब बच्चे समझेंगे बोर्ड पे। यहाँ से हम आपको एक रूल बता रहे हैं, रूल। अगर बच्चे दो वेक्टर कोलिनियर है, बात समझिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर देन, मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो, कोलिनियर हो, देन समझिए, अभी हिंदी लिखवा देंगे। तो बच्चे होता क्या है, किसी भी एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, और वेक्टर बी इज इक्वल टू बेटा म्यू टाइम्स वेक्टर ए, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर, आर नॉन जीरो स्केलर बोल सकते हैं, या नॉन जीरो बच्चे बोल सकते हैं कांस्टेंट, आर नॉन जीरो कांस्टेंट। जहां बच्चे जो लैम्डा और म्यू है क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। हिंदी लिख लीजिए, रूल में लिखिएगा हिंदी में, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख हैं तो, यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी संरेख हैं तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, या और मतलब या वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, और जहां लैम्डा एंड म्यू आर नॉन जीरो कांस्टेंट, जहां बच्चे लैम्डा और म्यू क्या होते हैं, नॉन जीरो आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसको हम एग्जांपल तो बताते हैं ऐसा क्यों। बच्चे ये बताइए लैम्डा में कैसे हैं, ये नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब लैम्डा की वैल्यू हो सकता है 1/2 हो जाए, 3/4 हो जाए, इस टाइप से। अगर इसमें बेसिक सवाल मान लो हम बना दें, बहुत बेसिक सवाल हमने आपसे सामने रखा एग्जाम्पल, समझिएगा। गिवन रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स एज
हमने बच्चे आपसे कह दिया 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। देन व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन, आप इसे क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन, एक बेसिक एग्जांपल लिया बच्चे कि आप इससे क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या इसकी निकालेंगे मीनिंग। ठीक है, आप इसको अंदर लिख लीजिए। दिया है संबंध, दिया है सदिश के बीच संबंध, दिया है सदिश के बीच संबंध 2a प्लस 7b वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, देन व्हाट डू यू मीन, इससे आप क्या समझते हैं? अब देखिए बच्चों, हमने कहा सर एक काम करिए, मुझे ये बताइए 2a बेटा 7b को वहां भेजो उस साइड में, तो -1b वेक्टर हो जाएगा। बोलो भाई, तो बच्चे वेक्टर a इज इक्वल टू -7/2 वेक्टर b। तो बेटा वेक्टर a इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिखेंगे बच्चे, लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, वेयर मतलब जहां बच्चे लैम्डा जो होगा -1/2 होगा। ध्यान समझिए, हमने 7b को उधर भेज दिया, देखो प्लस में है ना, वहां जाके माइनस में हो गया, और 2 का मिला के डिवाइड कर दिया तो -1/2 भी हो गया। ठीक है, और बच्चे हमने क्या लिखाया है, ध्यान दीजिए बच्चे, लैम्डा और म्यू कैसे हैं, ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, मतलब लैम्डा में कैसे होंगे, एक आशून्य नेतांक होंगे। एक आशून्य क्या होंगे, लिखा है नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब एक आशून्य नेतांक, मतलब लैम्डा और म्यू की वैल्यू एज अ नंबर कुछ भी हो सकती है, लैम्डा 1/2, 5/2, 3/4 इस टाइप से। तो आप देख रहे हैं बच्चों, हमने क्या किया है, इस रिलेशन से एक वेक्टर को वेक्टर बी के लैम्डा मल्टीपल लिख लिया है। तो बोल सकते हैं सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कैसे बच्चों, आर कोलिनियर। अतः आप इसको लिख लीजिए, अतः वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे होंगे, संरेख होंगे, मतलब विद सॉल्यूशन लोग नोट कर लेंगे। ये सवाल का एक टाइप का बनाया में क्या सॉल्यूशन है, हल है। ठीक है, बेसिक पूछ सकते हैं 2a प्लस 1b वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वहां बताएंगे सर वेक्टर वेक्टर भी कैसे होंगे, हमारे पास संरेख हो जाएंगे, मतलब कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, बातें आसान है। अब हम एक, आपने बच्चे थ्योरम पढ़ा होगा, उसी बात को हम वेक्टर से प्रूव करके दिखाते हैं आपको। थ्योरम ये है, किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी रेखा के थर्ड लाइन के पैरेलल और उसका आधा होता है। हिंदी में बोल रहे हैं, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरे भुजा के समांतर उसका आधा होता है। ठीक है, लेकिन आगे हम इस बात को बच्चे वेक्टर से प्रूफ करेंगे। एक अगला मैं लेता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं। हमने आपसे ये कह दिया, प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल द वेक्टर ज्वाइनिंग द वेक्टर्स ज्वाइनिंग midpoints of any two side is collinear or parallel to the third side or parallel to the थर्ड साइड। इसको बच्चे हिंदी में आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के, सिद्ध कीजिए, लिखे हिंदी में इसके क्वेश्चन को, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, मिलाने वाला सदिश तीसरी भुजा के, मैं फिर से बोल देता हूं, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को
किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला सदिश तीसरी भुजा के संरेख अथवा समांतर होता है, संरेख अथवा समांतर होता है। तो सब बच्चे इस बात को ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब आपको वेक्टर शुरुआत में बच्चे पढ़ाए थे, क्या बताए थे कि हम किसी भी बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर अपने तरफ से मान सकते हैं। वी कैन एज्यूम पोजीशन वेक्टर आर सेल्फ ऑफ एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट का बच्चे हम आपके सामने पोजीशन वेक्टर हम लोग मान सकते हैं, ऐसा हमने आपको बताया था। देखिए बच्चों, हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ये आपके पास ट्रायंगल देख लीजिए। और बच्चे हम मान लो ये ए बी सी नाम को दे सकते हैं। तो बच्चे ये अपने आप में पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए बी सी आपके पास दिख रहा है। लेकिन बच्चों इन सभी पॉइंट का हमारे पास में स्थिति सदिश पता तो है नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, मतलब से मान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, हम अपने कैलकुलेशन को कम करने के लिए किसी भी एक पॉइंट को जीरो वेक्टर मान सकते हैं, वो भी अपने आप में क्या है, इससे सदिश है। तो मान लो बच्चे हमारे पास जो पॉइंट ए है ना, इसके पोजीशन वेक्टर मान लीजिए क्या, जीरो वेक्टर है। अगर आप वेक्टर ए मानेंगे तभी आंसर आएगा, दिक्कत नहीं, आंसर तब भी आएगा, लेकिन हमारा कम होगा कैलकुलेशन इससे। जो है वेक्टर बी का मान लीजिए, जो पॉइंट बी है उसका मान लीजिए वेक्टर बी है सर, जो पॉइंट सी है इसका वेक्टर सी मान लीजिए। बच्चे मान लो ए बी का जो मिड पॉइंट है क्या, एम, और जो ए सी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, मान लो एन है। और हमारे पास बच्चे एक एम एन यहाँ पे हमारे पास में वेक्टर बन जाएगा, ये एम एन वेक्टर है, ठीक है। तो ये एम एन वेक्टर है ना, ये प्रूफ करना है। जो बी सी आप देख रहे नीचे थर्ड साइड बी सी के बच्चे क्या है, पैरेलल है या कोलिनियर है, आपको प्रूफ करना है। तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट, क्या बताया था, कौन से बताया था मिड पॉइंट। कुछ लोग कुछ यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ जीरो क्यों माना है, चलो आप इसको ए मान लो, दिक्कत नहीं है, ए मान लीजिए, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग को ये बातें समझ में नहीं आ रही है, सर आपने जीरो कैसे मान लिया, अब तक तो आपने नहीं माना था, अब क्यों मान रहे हैं। मान लो ये वेक्टर ए ही है, आपके हिसाब चलें तो बताओ मुझे बच्चों कि इस पॉइंट एम का मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या होगा पोजीशन वेक्टर। तो बेटा ए प्लस वेक्टर बी बाई 2 होगा, ऐसा बता चुके हैं कॉन्सेप्ट में। कोई भी लाइन सेगमेंट है, अगर उसके दोनों हमको पता है पोजीशन वेक्टर, तो मिड पॉइंट का दोनों जोड़ करके बाई 2 कर देते हैं। ऐसे बताओ पॉइंट एन का क्या होगा बच्चों, बोलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 2। समझ में सबको आ गया है। अच्छा, तो मुझे बताइए जरा आप कि बच्चे एम एन वेक्टर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर पोजीशन वेक्टर ऑफ बच्चे क्या, पॉइंट एन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या बच्चों, पॉइंट एम। बच्चे पॉइंट एन का क्या लिखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 2। बच्चे पॉइंट एम का क्या लिखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2। लिख लिया हमने। देखो दोनों में 2 एलसीएम होगा, दोनों में 2, तो लिख लीजिए इसको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, अब बेटा गुणा कर माइनस अंदर में, तो माइनस ए और माइनस बी वेक्टर। बेटा वेक्टर ए से वेक्टर ए कट गया, क्या बचा है, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी बाई 2। बोलो भाई। और बच्चों में लिखे, इसको लिखेंगे 1/2 लिख सकते हैं, वेक्टर सी माइनस क्या, वेक्टर बी। ये क्या चल रहा है हमारा, एम एन वेक्टर। अब सब बच्चे मुझे बताइए जरा कि बच्चे आप बी सी वेक्टर को क्या लिखेंगे। तो कहेंगे सर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या बच्चों, बोलो, पॉइंट बी। तो पॉइंट सी का कितना है, मतलब दूसरा माइनस पहला होता है, बताया पहली बार आपको, दूसरा पॉइंट सी है तो पॉइंट सी माइनस बी। तो मुझे बताओ बच्चों, सी माइनस बी के प्लेस पर क्या मैं बी सी वेक्टर लिख सकता हूं, बताओ, क्योंकि बी सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी है, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/2 क्या लिखेंगे आप, बी सी वेक्टर। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, सर मिड पॉइंट मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो हमारा वेक्टर बन रहा है वो तीसरी वेक्टर बी सी का कितना है, आधा है, 1/2 है, आधा है। या आप इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि अभी आप इसके पहले पढ़े थे कॉन्सेप्ट, सर हमें चाहे तो इसको लिख सकते हैं
देखो बच्चों, एम एन वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 को क्या मानेंगे, लैम्डा, और टाइम्स क्या, बी सी, जहां वेयर लैम्डा इक्वल बच्चे क्या 1/2। और इस स्टेटमेंट के थ्रू, अकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट, हम क्या बोल सकते हैं, सो बच्चे जो एम एन वेक्टर होगा, एम एन वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर क्या बच्चे, आर पैरेलल और क्या कोलिनियर बोल सकते हैं, या तो पैरेलल होंगे या कोलिनियर आपके सामने हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का डिटेल मैंने आपके सामने सॉल्यूशन बता दिया है। अब भी कोई डाउट है तो इसका मतलब आप सही ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए, नोट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट आपके सामने रूल है, सब बच्चे इस बात को समझिए। अच्छा, आपके सामने एक रूल आप देखिए ध्यान से। अच्छा, ऐसा हो जाए, इफ वेक्टर ए and vector B are two non-collinear vectors satisfying the relation lambda 1 times vector A plus lambda 2 टाइम वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर, देन बात समझिए। खैर अभी आपको समझाते हैं, फिलहाल आप इसको अभी नोट करेंगे। देन बच्चे होगा क्या, लैम्डा 1 0 एंड लैम्डा 2 0 होता है। ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस बात को सब बच्चे समझेंगे भी कि आखिर हमने ऐसा क्यों आपसे बोल रहे हैं। चलिए देखिए, अच्छा आपसे ये कह रहे हैं कि इस बार अगर आप मुझे बताइए, अब इसके पहले पढ़ा चुके हैं, लिख लीजिए इस बात को, हिंदी में लिख लीजिए, लिखिए, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी, रूल लिखिए हिंदी में, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो आसंरेख सदिश हों तथा यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो आसंरेख सदिश हों तथा संबंध ये लिखा है बोर्ड पे, लैम्डा 1 टाइम्स वेक्टर ए, ऐसे लिख लीजिए सेम, लैम्डा 1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 टाइम्स वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर को संतुष्ट करता है, तो लिख लीजिए लैम्डा 1 0 और लैम्डा 2 0। आइए हम इस बात को डिस्कस करते हैं, आखिर ऐसा होता क्यों है। अच्छा मुझे बताइए बच्चों, इसके लिए आपको बताया था अगर दो वेक्टर क्या हो, कोलिनियर हो, नॉन नहीं, अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो तो हम क्या करते थे, किसी भी एक वेक्टर को सम स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर लिखते थे, किसी भी एक सदिश को कुछ नियतांक गुणे अदर सदिश लिख लेते थे। ये नियम होता है, हमेशा नियम होगा, जब दो वेक्टर संरेख होंगे तो किसी भी एक वेक्टर को सम स्केलर सम नियतांक टाइम्स अदर वेक्टर लिखा जाता है,
और हमेशा लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, वेक्टर ए बच्चे वेक्टर बी क्या है, ये नहीं है असंरेख। ये कैसे हैं, ये असंरेख है, संरेख नहीं है। कैसे हैं ये, नॉन कोलिनियर, असंरेख है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट, संरेख को बचना है, मतलब कोलिनियर से बचना है, तो इसका कांस्टेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे आप कहते हैं सर, अगर इसका हम आपको वो बताएं, क्या बता दें इसका एक्सप्लेनेशन, आखिर ऐसा होता क्यों है, मेरी बात समझिए। जैसे आप कहते हैं सर, अगर ऐसा लिखा होगा, हम पा जाते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो हमारा स्टेटमेंट होता है कि सर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कैसे बच्चों, आर कोलिनियर, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, संरेख हैं। लेकिन हमारा स्टेटमेंट का दिया गया बच्चे, हमारा ये दिया गया कि सर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसे हो जाए बच्चे, ये नॉन कोलिनियर हो। कैसे हो, नॉन कोलिनियर, मतलब असंरेख हो। तो अगर हमको संरेख से बचना है, हम चाहते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी क्या हो जाए, संरेख, सॉरी असंरेख हो जाए, मतलब नॉन कोलिनियर हो। तो हम क्या करेंगे, संरेख से बचेंगे। संरेख से कैसे बचेंगे, जब ये हमारा कांस्टेंट क्या हो जाए, 0। अगर बच्चे लैम्डा हमारा 0 हो जाएगा तो वेक्टर ए क्या आएगा, 0 टाइम्स बी वेक्टर, और वेक्टर ए इक्वल टू क्या आ गया, नल वेक्टर आ गया, 0 वेक्टर आ गया। और हमने कहा था कि लैम्डा और म्यू कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे कांस्टेंट। ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं, लिखा भी कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, इस स्टेटमेंट में लिखा होगा। ये देख लीजिए, वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे लिखे, नॉन जीरो। अगर जीरो आ गए तब तो फिर नहीं हो पाएगा संदेह। यहाँ देखो नॉन जीरो, यहाँ पे देखो जीरो कर दिया हमने, क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। एक मिनट, थोड़ा सा डाटा क्या हो रहा है। ये देखिए हमने यहाँ पे बच्चों क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है वेक्टर ए को, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा ये जो कांस्टेंट हमको आसंरेख करना है, वेक्टर वेक्टर बी को आसंरेख बनाना है। तो आसंरेख अगर हमने मान लो जो कांस्टेंट जीरो नहीं किया, अगर कांस्टेंट नॉन जीरो हो जाएंगे तो वेक्टर कैसे हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे, वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे। लेकिन हमको वेक्टर का जो स्टेटमेंट है रूल का, कह रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे हो, नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर बनाने के लिए हमने क्या किया, कांस्टेंट को जीरो कर दिया। तो इसके जो कांस्टेंट है लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये भी जीरो हो जाएंगे। सही से हम आप बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, लैम्डा 1 टाइम्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 यही था हमारा नल वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा 1 टाइम्स वेक्टर ए, इसको वहां भेजो तो क्या आएगा, माइनस लैम्डा 2 टाइम्स वेक्टर बी। तो बेटा वेक्टर ए क्या आएगा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 टाइम्स क्या, वेक्टर बी। और ये भी अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं भाई। दो कांस्टेंट को डिवाइड करने पर वही तो आएगा, जैसे 2 और 5 है तो 2/5 कांस्टेंट तो आएगा कुल मिला के। तो हमने इसको जीरो कर दिया है। तो ये सिर्फ इस रूल का एक्सप्लेनेशन है, इसका कोई कनेक्शन हमारे पास नहीं है। इसको हम आगे क्लास नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। और बात सुनिए, क्लास इसके आगे जो भी होगी इम्पोर्टेंट क्लास होगी। अब तो सवाल शुरू होंगे इसके बाद, इसलिए क्लास कोई गैप नहीं करेगा। क्लास गैप करेंगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगे। तो कल की क्लास में इसी बिहार पर अच्छे क्वेश्चन लगवाएंगे, जो कि सवाल IIT JEE में आया हुआ सवाल है, प्लस जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में आए हुए सवाल थे उस पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। बाकी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा